बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इनकलाबी किस्म के जो जज हैं उनको फारिग करने का जो फ़ैसला किया है, उस फ़ैसले से मुतल्लिक जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उन ख़बरों की तफसीलात पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। और कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, थंबनेल पे जिन ख़बरों की हेडलाइंस को, सुर्खियों को मेंशन किया गया है, उससे हट के भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वाहिद आइनी इदारा है आला अदलिया के जजेस का एहतसाब करने के लिए। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जो आखिरी जज फारिग किए गए थे, जिनको ओहदे से हटाया गया था, वो मज़ाहिर अली नकवी थे। अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस फ़ाइल हुआ तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से ये कहा गया कि वो डट के इस रेफरेंस का मुकाबला करेंगे। रेफरेंस के ऊपर अदालती कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ और शोकास नोटिस जारी कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने रजू किया, वहाँ से जब कोई रिलीफ ना मिल सका तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो शोकास नोटिस के इजरा के बाद अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए। अब नॉर्मली होता ये था, जब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बनी है, जिस जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आती थी और वो कंप्लेंट मैच्योर हो जाती थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई के दौरान, तो जो जज होता था जिसके ख़िलाफ़ वो शिकायत, वो रेफरेंस आता था, वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाता था। तो रिज़ाइन के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके ख़िलाफ़, उन जज साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती थी उसको रोक दिया जाता था। और वो जज अगर 5 साल हाई कोर्ट में पूरा कर चुके हैं तो उन्हें रिज़ाइन करने के बाद पेंशन भी मिलती थी, पक्ष भी मिलते थे, मरात भी मिलते थे, सरकारी गाड़ी भी मिलती थी, सरकारी ड्राइवर भी मिलता था, सरकारी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल भी मिलता था। लेकिन जब मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शोकास नोटिस हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया, जज के ओहदे से रिज़ाइन कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ले डाउन किया कि अगर शोकास नोटिस के बाद कोई जज रिज़ाइन करता है तो वो रिज़ाइन के बाद जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो कार्रवाई जारी रहेगी। और हमने ये देखा कि मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा तो दिया, लेकिन इस्तीफ़े के बावजूद भी उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और फिर सदर मुमलिकत को ये रिकमेंडेशन भिजवाई गई कि जो इल्ज़ामात जैसे मज़ाहिर नकवी पे कंप्लेंट में मियाँ दाऊद ने लगाए थे वो इल्ज़ामात साबित हुए हैं, तो लिहाजा जज साहब को ओहदे से बरतरफ किया जाए। उससे पहले वो रिज़ाइन कर गए थे, तो फिर उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी किया। और जैसे मज़ाहिर नकवी साहब ने जिस रोज़ रिज़ाइन किया, उससे अगले रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज थे जैसे मज़ाहिर अपना इजाज़ुल एहसन, वो भी रिज़ाइन कर गए थे। अब आप यहाँ पे फ़र्क देखें कि मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ तो इस्तीफ़े के बाद भी कार्रवाई हुई, लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, उनको बरतरफ नहीं किया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी वजह क्या थी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ ना तो उस वक्त जब मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया जुडिशल कौंसिल में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही थी और ना ही उनको कोई शोकास नोटिस हुआ था। तो इजाज़ुल एहसन साहब का मुस्तफ़ी वाला ओहदा रहा कि वो जज ओहदे से रिज़ाइन कर गए, लेकिन मज़ाहिर नकवी साहब को जो है जुडिशल कौंसिल ने बरतरफ किया। अच्छा, ये इंसिडेंट जब मज़ाहिर नकवी साहब को फारिग किया गया, इससे पीछे आप चले जाएँ, आपको कई सालों तक मासवाए जस्टिस शौकत सदीकी को छोड़ के किसी जज के ख़िलाफ़ कोई एहतसाब की कार्रवाई या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कार्रवाई नहीं की। और जैसे शौकत अजीज़ सदीकी के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके से कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हुई, उस पर भी बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि उसमें इंसाफ नहीं किया गया, बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, ट्रायल ठीक नहीं किया गया, इंक्वायरी ठीक नहीं की गई। अब नाज़रीन ये है कि मज़ाहिर नकवी साहब की इस प्रोसीडिंग के बाद, जुडिशल कौंसिल से उनकी बरतरफी के बाद, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी जानिब से जो नए अदालती साल की तकरीब पे ऐलान किया गया था कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रवां माह यानी सितंबर के महीने के आखिर में
اور جو اکتوبر کا مہینہ ہے اس کے اوائل میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جو جج صاحبان کے خلاف، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں، چاہے وہ پانچوں ہائی کورٹ میں سے کسی جج کے خلاف شکایت ہے، اس کارروائی پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا۔ اور یحییٰ فرید صاحب نے بتایا تھا کہ 65 کے قریب جو ہے وہ شکایات موجود ہیں جج صاحبان کے خلاف، مس کنڈکٹ کی، اختیارات کے ناجائز استعمال کی، اور کچھ ایسی ہیں جس میں کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ تو یہ جو شکایات تھیں، ان شکایات کو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے چیف صاحب نے نئے عدالتی سال کی تقریب پہ اعلان کیا کہ احتساب کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے ستمبر کا آخری ہفتہ آنے سے پہلے یا اکتوبر کے مہینے کا آغاز ہونے سے پہلے جو ایک پروسیجرل چیزیں ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی، ان کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک تو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے سندھ سے ایک سیشن جج کو ڈیپوٹیشن پہ اپوائنٹ کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، سہیل لغاری صاحب کو، اور سہیل لغاری صاحب کو سندھ سے ڈیپوٹیشن پہ لا کے سپریم جوڈیشل کونسل کا سیکٹری تعینات کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جج صاحب ہیں، سیشن جج ہیں، سول جج ہیں، انہیں پشاور سے لایا گیا، اور پشاور سے لا کے انہیں ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو 14 جو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو جج صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، جسٹس، مجھے نام ان کا نکل گیا، جسٹس جو ہیں اپنے چیف جسٹس جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپنے عہدے سے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں نئے جج صاحب کی انٹری ہوگی۔ اور اگر ہم موجودہ پانچوں ہائی کورٹس کو دیکھیں تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ 3 جو سینئر ججز ہیں اس میں سے ایک جج کا نام فائنل کیا جائے گا اور انہیں سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اور یہ جو 3 ناموں کا پینل آنے کا جو تجویز ہے، یہ سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دی تھی۔ نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ تجویز دی تھی قاضی فیصل صاحب کو کہ ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہے وہ سینئر جج نہیں لگنا چاہیے، بلکہ 3 یا 5 سینئر جو ججز ہیں اس میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو وہ پرنسپل جو ہے، یہ تجویز جو ہے وہ پھر بعد میں رولز میں شامل کر لے گی۔ ویسے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی پرپوزل دیا تھا کہ جو سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پڑی ہے جسٹس سیٹھ وقار احمد کی، اس پٹیشن کو بھی منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فیصل صاحب سے کہا تھا کہ آپ ٹیک اپ کریں، اور اس پٹیشن میں جن جونیئر ججز کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی نہیں ہو سکتے تھے، اس کا جائزہ لیا جائے اور ایسے جج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نہ بن سکیں جو جونیئر جج کے طور پہ جو ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے تھے۔ تو 14 ستمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، سندھ ہائی کورٹ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، چونکہ وہ سب سے سینئر جج ہیں پانچوں ہائی کورٹس میں، ابھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو چھوڑ کے، تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بن جائیں گے، سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بن جائیں گے۔ 14 ستمبر کے بعد آٹومیٹکلی صرف ایک فارمل نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے ججز کے احتساب کا اعلان کیا ہے نئے عدالتی سال کے موقع پہ کہ ایسے انقلابی ججز جو جج بننے کے بعد مس کنڈکٹ کو جو ہے وہ وائلیٹ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں انقلابی جج بن کے، یا پھر ایسا انقلاب لاتے ہیں کہ اپنے جو اثاثے ہیں، جو ان کے مالی جو چیزیں ہیں اس میں بڑا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ان ججز کے خلاف جو الزامات ہیں اس پہ کارروائی کی جائے گی، اور اگر ان کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں تو پھر یہ آپریشن کلین اپ ہوگا ججز کے خلاف، اور اگر الزامات ثابت نہیں ہوتے تو پھر جو جج صاحبان کے خلاف شکایت کنندہ ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی نہ کوئی آرڈر جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے کہ یہ ہیبیچول ہیں، ججز کو ملائن کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، تو شکایت کنندگان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کسی چٹھی والے جج کے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ بڑے سخت جو ہے وہ الفاظ کہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک مذہبی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ اپنی جماعت کے، مذہبی جماعت کے جو کامیابیاں ہیں اس میں انہوں نے قادیانیوں کا ذکر کیا کہ 1974 میں موومنٹ کے نتیجے میں قادیانیوں کے خلاف جو چلائی گئی تھی اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی اسی تقریر میں یہ کہا کہ کچھ مشکوک لوگ جو ہے وہ معاشرے میں اضطراب پیدا کرنا چاہتے ہیں،
اور शकूक व शुबहात पैदा करना चाहते हैं, और ऐसे मशकूक लोगों की जो झलक है वो सुप्रीम कोर्ट में भी देखी गई। अब ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में ये प्रोविज़न शामिल करवाया था कि जो चीफ जस्टिस की तैनाती है वो सिर्फ सीनियर प्यूनी जज जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, बल्कि जो सीनियर 3 जज होंगे उनका पैनल जाएगा और उसमें से फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इंतखाब किया जाएगा पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए। अब मौलाना फजल रहमान साहब ये जिन मशकूक लोगों की बात कर रहे हैं कि वो माशरे में इस तरह फैलाते हैं, शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, और इसकी एक झलक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी देखी गई। अब मौलाना साहब का इशारा किसकी तरफ है? 26वीं आईनी तरमीम में तो उन्होंने वोट किया, उनकी जमात के लोगों ने वोट किया, तो चिट्ठी लिखने वाले जो जज हैं वो तो या फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं या फिर मंसूर शाह साहब से पहले काजी फैसल साहब थे। अब मुझे तो जो अंदाज़ा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब का अंदाज़ा किस चिट्ठी वाले जज के से मुतल्लिक है या जज के ख़िलाफ़ है, आपका क्या अंदाज़ा है? आपको क्या लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो बात की है कि कुछ मशकूक लोग मुआशरे में इस तरह फैलाते हैं, पैदा करते हैं, उनकी झलक सुप्रीम कोर्ट में देखी गई है, मौलाना फजल रहमान साहब का इशारा किसी चिट्ठी वाले जज से मुतल्लिक था या मौलाना फजल रहमान साहब का इशारा किसी और जज की तरफ था? अगर चिट्ठी वाले जज की तरफ था तो वो चिट्ठी वाला जज कौन हो सकता है? आप नाम लिखिएगा, मैं जानता हूँ आप नाम लिखिएगा। इसके अलावा नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अली मीन गंडापुर साहब जिनका पासपोर्ट ब्लॉक था और वो बाहर सफ़र नहीं कर सकते थे, अली मीन गंडापुर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया, और पेशावर हाई कोर्ट से अली मीन गंडापुर साहब ने जो इस्तदा की है कि एक तो कहा गया कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए, और उनकी लीगल टीम का पेशावर हाई कोर्ट से कहना है कि अली मीन गंडापुर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, तो लिहाजा इस दरख्वास्त पे जल्द समाअत करके ECL से नाम भी निकाला जाए और जो पासपोर्ट ब्लॉक किया गया है अली मीन गंडापुर का वो पासपोर्ट बहाल किया जाए और ऑफिशियल पासपोर्ट भी अली मीन गंडापुर को दिया जाए। नाज़रीन, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो तलख रिमार्क्स दिए हैं उस पर आने से पहले कुछ और भी छोटी छोटी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि अदलिया की तरफ से, इस्लामाबाद की मातहत अदलिया की तरफ से जो इस्लामाबाद की असिस्टेंट कमिश्नर हैं माहीन, उनको नोटिस किया गया था एक शहरी बाबर नसीर के कत्ल में उनका स्टेटमेंट कलमबंद किया जाना था असिस्टेंट कमिश्नर माहीन का, लेकिन वो अदालत के बार बार बुलाने पे पेश नहीं हो रही थी, तो फिर उनको अरेस्ट वारंट जारी किया गया। तो कल असिस्टेंट कमिश्नर माहीन अदालत के सामने पेश हुई और कत्ल केस में अपना बयान जो है वो कलमबंद करवाया। इसके अलावा सामिया इजाज़ हिजाब जो कि एक टिकटॉकर हैं, उनका एक हसन जाहिद नामी जो कि दावेदार है कि उनकी मंगनी भी हुई थी सामिया हिजाब के साथ, लेकिन उसको गिरफ़्तार करवाया गया हरासमेंट करने पे, हमला करने पे, मोबाइल फ़ोन छीनने पे, और उस जाहिद हसन शहरी को जो है वो फ़िज़िकल रिमांड पे भिजवा दिया गया था। लेकिन अब ये हुआ है कि जाहिद हसन का जो फ़िज़िकल रिमांड है वो ख़त्म हो चुका है, जाहिद हसन को जो है वो जुडिशल कर दिया गया है। लेकिन साथ में ज़राए से ये खबर सामने आई है कि सामिया हिजाब ने इस मामलात पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे जाहिद हसन की तरफ से, वो इल्ज़ामात वापस ले लिए गए हैं, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जाहिद हसन थे सामिया हिजाब के, वो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर दिए गए हैं और दोनों के दरमियान जो है वो मशरूत सुलह हो चुकी है। ये ज़राए से खबर आई है, लेकिन अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक गुमशुदा शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी से मुतल्लिक़ केस की समाअत की, और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को फैमिली को इमदादी जो रकम का चेक है वो जारी करने का हुक्म दिया है। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान जो रिपोर्ट पेश की वज़ारत दिफा ने, जिसमें कहा कि केस वज़ारत दाखिला को जो मुतासरा फैमिली है लापता अफराद की, उसको अदायगी के लिए केस जो है वज़ारत दिफा ने वज़ारत दाखिला को भिजवा दिया है, और जिस पे अदालत ने कहा कि 26 सितंबर को इससे मुतल्लिक़ जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि चेक जारी नहीं होता तो एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो 26 सितंबर को अदालत में पेश हों, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये तो अभी हम टेस्ट केस के तौर पे इसको देख रहे हैं, अभी तो कितने केसेस ने जाने होंगे, कितना काम होगा। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसी नौयत के कितने केसेस अदालतों में हैं, इस हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बना था वो टूट गया है, हमारी हाई कोर्ट कितनी डरती है कि दोबारा लार्जर बेंच नहीं बनाया गया। नहीं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपनी हाई कोर्ट को जो है ये कह दिया कि वो डरती है। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि वो कितने डरते हैं कि केस फुल कोर्ट में आएगा तो वज़ारत दिफा को जवाबदेह होना पड़ेगा, मिसिंग पर्सन केस को मिसिंग पर्सन मिसिंग ही रहने दें। यानी ये वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला किया कि मिसिंग पर्सन के केस को भी मिसिंग कर दिया जाए। और फिर आगे चल के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि ये जो गुमशुदा लोग हैं
انکوائری کمیشن کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کیوں بٹھایا گیا ہے؟ اور محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ یہ جو لاپتہ افراد کی فیملیز کو ادائیگیاں نہیں ہو رہی، کیا آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو ادائیگیاں کی جائیں گی؟ آدھا پاکستان آج سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو پراسیکیوٹ کرنا تھا ان کو بچانے کے لیے ہم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو بچانے کے لیے پیسے تو نہیں دے رہے، بلکہ وہ تو مسنگ پرسن کی فیملیز کو پیسے دیے جا رہے ہیں، تو اس بات کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اور پھر محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ جن مسنگ پرسن کو پہلے دہشت گرد کہہ رہے تھے اب ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ تو ایک بات ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی مسنگ ہو جاتے ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ سارے لوگوں کو تو کبھی ریاست نے نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ اور پھر محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ مسنگ پرسن پیش نہ کرنے پڑیں، بس کروڑوں روپے دے دو، تو پھر تو ان کی فیملی کر رہی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ، اور 26 ستمبر تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔